तवज्जो इधर रहे। अच्छा बच्चों देखिए पहला सवाल था आपका, although without the key skills it might be impossible to develop the business successfully. A critical success factor for an entity might be to have dash or dash at its disposal. तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर स्किल्स की कमी है तो वो कामयाब नहीं हो सकती, तो जरूरी है कि उसके पास सबसे पहले सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होने चाहिए जिनके पास नेसेसरी स्किल्स हो, और दूसरा उसके पास राइट अमाउंट एंड राइट काइंड ऑफ पीपल होने चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, राइट अमाउंट यानी सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड राइट काइंड नेसेसरी स्किल्स। ये दो ऑप्शन हटाने पड़ेंगे हमें, राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग। अच्छा बच्चों अब बात आ गई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन की जिम्मेदारी ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये है इनकरेज एम्प्लॉय ऑफ लो परफॉर्मेंस टू लीव। ये कभी भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एम ये है टू रीइंफोर्स द गुड बिहेवियर एंड नेवर एक्सप्लॉइट द वीक बिहेवियर। कभी वीक बिहेवियर को एक्सप्लॉइट नहीं करना, अनहिडन नहीं करना या लोगों के सामने नहीं बताना, बल्कि अच्छे बिहेवियर को मोटिवेट करना है। सो असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल, ये इनकी जिम्मेदारी है। एस्टिमेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट विल बी नीडेड इन फ्यूचर, आज की नीड फ्यूचर की नीड, और जहां गैप है उसको पूरा करने के लिए सोचना कि कोई गैप है तो उसको पूरा कैसे करेगा स्किल्स का। अच्छा बच्चों अब आ गई बात नंबर 3, अमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी मार्केटिंग कैंपेन ये इनका हिस्सा नहीं है, ट्रेनिंग करना, एचआर प्लानिंग करना, जॉब एनालिसिस करना इनका काम है। अच्छा जी, द डैश विल इंक्लूड द फंड्स एलोकेटेड टू hiring, salaries, benefit, talent management, training, succession planning, workforce engagement and employee wellness planning, and this financial plan uses information, performance, result and historical data from every department. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ये है हमारा HR बजट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सैलरीज कितनी होंगी, बेनिफिट कितने देने पड़ेंगे, ट्रेनिंग पे कितना खर्चा आएगा, वर्कफोर्स प्लानिंग पे कितना खर्चा आएगा। अच्छा बच्चों व्हाट 2R, which 2R होना चाहिए, द नॉर्मल ट्रेंड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के नॉर्मल से ट्रेंड क्या है। एक बात तो ट्रेंड ये है कि जिस लाइन मैनेजर होता है जहां नए वर्कर ने काम करना है, तो हमेशा लाइन मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में शामिल करना चाहिए, ताकि वो देख ले कि ये बंदा मेरे डिपार्टमेंट में सूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात जॉब एनालिसिस कंडक्ट किए बगैर अगले स्टेप कंडक्ट नहीं करने चाहिए। सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट की अपनी वजह हो सकती है, डिवॉल्व रिक्रूटमेंट टू द बोर्ड इसकी अपनी वजह हो सकती है, और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नीड्स होती है। चैप्टर 9 में आपको पता चलेगा कि प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है डिवॉल्व किया जाता है टॉप मैनेजमेंट से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को, और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, वहां पे जाकर हम देखें। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे आ गया, ए रिक्रूटमेंट मैनेजर हैज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ की ड्यूटीज, टास्क एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन सा डॉक्यूमेंट उसने बनाया बच्चों, तो उसने बनाया है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वो जॉब के बारे में बात कर रहा है, जिम्मेदारियां क्या हैं, काम किस तरह के हैं, किसके सामने जवाबदेह है। ठीक है, तो इज टॉकिंग अबाउट जॉब, नॉट टॉकिंग अबाउट बंदा हर पर्सन। अच्छा जी जो नहीं है जॉब एनालिसिस, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन है। जब जॉब के हवाले से बताया जाए कि इसमें जिम्मेदारियां क्या हैं, काम क्या है, तो इसको क्या कहेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस का आउटकम होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा बच्चों
अब आगे जॉब डिस्क्रिप्शन हैव एडवांटेज फॉर यूज इन ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी तमाम एरिया में यूज होता है, एक में नहीं होता। अब ये यूज होता है किसमें जी, ये जॉब इवैल्यूएशन में यूज होता है, यानी जॉब का लेवल क्या है, इसको पे क्या दें, इसमें तो यूज होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर मुश्किल काम होंगे तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, आसान काम होंगे तो जॉब निचले लेवल की है, जॉब इवैल्यूएशन। ट्रेनिंग एट नीड, जाहिर है जॉब की समझ आएगी तो ट्रेनिंग का अंदाजा करेंगे, जॉब की समझ आएगी तो उसके मुताबिक बंदा रिक्रूट करेंगे। लेकिन एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी ये इसका मैटर नहीं है, ये कुछ और मसला है कि मल्टी स्किल लोग हो और हम उनको मुख्तलिफ जगह यूज कर सकें, लेकिन इसका जॉब डिस्क्रिप्शन से ताल्लुक नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन हमेशा फॉर्मल और स्पेसिफिक होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। अच्छा बच्चों, अब ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग स्किल्स एंड नॉलेज एक्सपेक्टेड ऑफ स्टाफ ऑक्यूपाइंग, अब देखिए अब जॉब की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है, अब पर्सन की बात हो रही है। गौर करें कि ऐसी स्किल्स हो, ऐसा नॉलेज हो जो इस सीट पर बैठ सके, तो ये क्या हो गया, पर्सनल स्पेसिफिकेशन। अच्छा अब देखिए, डैश आर कैपेसिटीज दैट ऑलवेज लीड टू बिहेवियर दैट मीट जॉब डिमांड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। एक चीज ऐसी है जहां जो यहां फिट बैठेगी और वो है आपकी कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस होगी आप सब कुछ कर लेंगे, स्किल्स नहीं है कॉम्पिटेंस काम करेगी। अगर बंदा कॉम्पिटेंट है ना तो कैपेसिटीज ऑलवेज लीड टू द बिहेवियर मीट टू द जॉब डिमांड। अच्छा स्किल्स भी हो सकता था, लेकिन स्किल्स है कि अगर उस तरह की स्किल्स होंगी तो अच्छा एट्रीब्यूट भी हो सकता था, लेकिन अटेनमेंट तो पिछली होती। लेकिन कॉम्पिटेंस एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह बिठा सकती है। क्या हाल है, कॉम्पिटेंस किसी चीज में महारत, महारत आपको सबसे ऊपर ले जाती। स्किल्स तो अगर होंगी तो काम चल जाएगा। क्या हाल है, फिर देखिए ना अगला वर्ड देखिए, कैपेसिटीज दैट ऑलवेज लीड टू बिहेवियर मीट टू द जॉब डिमांड विद इन द पैरामीटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। तो स्किल्स इतना अच्छा सूट नहीं करेगा जितना कॉम्पिटेंस सूट करेगा। अच्छा बच्चों, अब आ गया पॉलिसी ऑफ इंटरनल प्रमोशन एज अपोज टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें अंदर के बंदे को ही ऊपर की जॉब पे भेजा जा रहा है, ना कि बाहर से बंदा लाया जाए। कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ नेगेटिवली इफेक्टेड, कौन सी चीज नेगेटिवली इफेक्ट होगी, इनोवेशन इफेक्ट होगी, चूंकि बाहर से आने वाले बंदे के पास नए आइडिया। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग तो अच्छी रहेगी, यानी लोग प्रमोट होते रहेंगे और ऊपर वाली सीटों के लिए लोग तैयार, सक्सेशन है ना ऊपर वाली सीटों के लिए तैयार होना। इंडक्शन टाइम बचता रहेगा, जब आप अंदर से लोगों को प्रमोट करेंगे इंडक्शन के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसे कल्चर नो पहले ही पता होगा। और एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन डिसीजन वो भी काफी हद तक हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले से जानते हैं, आपको पहले ही पता है इसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका कैसा, उसका कैसा, तो एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो चीज नहीं या सूट करती ना वो इनोवेशन है, क्योंकि जो पुराने लोग होंगे उनके नजरियात, आइडियाज, क्रिएटिविटी सुन चुके हैं, नए लोग होंगे तो नहीं बात आएगी ना सामने। क्या है ना जी। अच्छा जी, अब आ गया 11, इट इज ए क्या है, कंपेनियन डॉक्यूमेंट टू जॉब डिस्क्रिप्शन। ये यानी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है पर्सनल एट्रीब्यूट्स बीइंग सॉट फ्रॉम एप्लीकेंट। ये क्या चीज है, ये भी पर्सनल स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि ये जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ होता है, लेकिन बंदे के बारे में बता रहा होता है कि अगर ऐसा बंदा हो तो वो सीट पे बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा बच्चों, अब आ गया ए पॉलिसी ऑफ इंटरनल promotion as opposed to external recruitment can have positive and negative, identify the benefit. Employee understand the system of the organization. Employee will adjust, start working earlier, lead to motivation of other employees कि अगर यहाँ पे इसको तरक्की मिली है तो हमें भी तरक्की कल को मिलेगी। तो क्या होना चाहिए, आप क्लियर जी।
दूसरे भी मोटिवेट होंगे ना कि यार यहाँ तो प्रमोशन मिलती है, यही काम करते हैं, फिर अगली जॉब में भी जा सकें। अच्छा जी 13, when vacancies are filled by internal recruitment the following method may be used: individually or together and which are not used for internal recruitment। कौन सा इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए यूज नहीं होगा? इंटरनेट रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, चूंकि वो ज्यादा बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि इन हाउस मैगजीन अंदर के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। लिस्ट ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉइज रेडी फॉर प्रमोशन वो भी इंटरनल है, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो भी इंटरनल एम्प्लॉय के लिए। अच्छा बच्चों, अब आ गया विच मीडिया इज आइडियल टू चूज सुटेबल ऑप्शन फॉर ईच, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा जी, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रिक्रूट स्पेशल स्किल्स applicant are likely to be best reached through the trade or technical professional journal। क्योंकि जब आपको स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए हो, मिसाल के तौर पे डॉक्टर चाहिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे डॉक्टर चाहिए, मिसाल के तौर पे अकाउंटेंट चाहिए, तो उस ट्रेड का या उस प्रोफेशन का जो जर्नल है उसमें इश्तहार दे दे, क्या होगा फायदा? हाँ, वो लाजमी पढ़ता होगा, वो आपसे राब्ता कर लेगा। अच्छा, अब ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट फर्म हैज अ जॉब वैकेंसी फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। कौन सा अच्छा जरिया इसके लिए? हाँ, लोकल न्यूज पे। छोटी जॉब के लिए लोकल पे जाए और बड़ी जॉब के लिए नेशनल लेवल पे जाए, ठीक है? क्यों कि आपको चाहिए करीबी बंदा, तो जो छोटे शहर होते हैं वहां पर हो सकता है इंटरनेट ही ना हो, और आपको दूसरे शहरों से लोग हैं, अब दूसरे शहर से क्लर्क मांगेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो क्लैरिकल जॉब के लिए लोकल। अब बताइए, अगर डायरेक्टर वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए किधर जाएंगे आप? उसके लिए नेशनल प्रेस और इंटरनेट। डायरेक्टर ऊंची पोस्ट के लिए नेशनल लेवल पे, निचली पोस्ट के लिए लोकल लेवल पे, और स्पेशलिटी स्किल के लिए ट्रेड जर्नल्स। समझ आ गई बात? अच्छा, अब बच्चों बात आ गई है कि द फर्स्ट स्टेज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहली स्टेज क्या होती है? वैकेंसी है तो बात आ गई। अच्छा बच्चों, सिलेक्शन टेस्ट विच फोकस ऑन एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी फैक्टर्स। जी बच्चों, कौन सा टेस्ट होगा जी? इंटेलिजेंस भी मांग रहा है, एप्टीट्यूड भी मांग रहा है, पर्सनालिटी भी डिमांड कर रहा है, तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है, सारा नफ्सियात से ताल्लुक है। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग would be classed as selection rather than recruitment activity? सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्रूटमेंट में होती है, क्यों कि आप लिस्ट बनाते हैं कैंडिडेट की जो कैपेबल है जॉब के लिए, क्वालिफाई करते हैं। डिजाइनिंग एप्लीकेशन फॉर्म ये भी रिक्रूटमेंट में है, ताकि लोग अप्लाई कर सकें। वैकेंसी को एडवर्टीजमेंट करना ताकि लोग आके अप्लाई करें, ये भी रिक्रूटमेंट है। लेकिन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो इसके अंदर तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होना शुरू हो गए, तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब है कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट हो रहे हैं, और जहां कुछ लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो रहे हो वो रिक्रूटमेंट नहीं होती, वो सिलेक्शन शुरू हो जाती है। क्योंकि सिलेक्शन इज कॉल्ड हायरिंग और नॉट हायरिंग डिसीजन। जहां शुरू हो गया वहां सिलेक्शन शुरू हो गए। अच्छा जी, देयर आर अ नंबर ऑफ एवेन्यूज टू सोर्स एक्सटर्नल एप्लीकेंट फॉर ओपन पोजीशंस। A company may choose desired medium based on its goals and overall strategy. जी बच्चों, which one is not external source of recruitment? हाँ, नोटिस बोर्ड नहीं है। देखिए, ओपन हाउस यूनिवर्सिटी जाना है, मीडिया एडवर्टीजमेंट बाहर के लोगों को मिलाएगा, हायरिंग एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होगी रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये नोटिस बोर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा हुआ, लिहाजा ये हैंडल है। अच्छा बच्चों, सिलेक्शन टेस्ट सच एज IQ टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट may not be effective in getting the right person for the job for several reasons. Which of the following criticism of test is not justified?
कौन सा ऐसा क्रिटिसिज्म है जो जस्टिफाइड है नहीं है, यानी बाकी जस्टिफाइड है। मिसाल के तौर टेस्ट रिजल्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस, ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है। सब्जेक्ट टू बी एबल टू डेलिबरेटली फॉल्सिफाई द रिजल्ट, ये भी हो सकता है जानबूझ के रिजल्ट को कर दिया जाए। और डिफिकल्ट पेपर टू प्रिपेयर एंड टू मार्क, पेपर बनाना और मार्क करना आसान काम तो नहीं है। अच्छा, टेस्ट आर जनरली लेस एक्यूरेट प्रेडिक्टर ऑफ द, ये नहीं कहना चाहिए, टेस्ट काफी हद तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट बनाना मुश्किल है, टेस्ट में से गलतियां निकालना या जानबूझ के गलतियां कर देना हो सकता है, एग्जामिनर करते हैं, हो जाती है, डेलिबरेटली भी हो जाती है, डेलिबरेटली भी हो जाती है। जैसे करंट इज नॉट प्राइमरी एम ऑफ द जॉब सिलेक्शन, जो उसका प्राइमरी एम नहीं है। पहली बात यह, मेकिंग एप्लीकेंट फील दैट ही हैज बीन ट्रीटेड फेयरली, यानी इंटरव्यू में हमेशा यह आता है कि पता होता है कितने सवाल गलत हुए, लिहाजा टेस्ट में तो हर बंदा कहता है मेरा अच्छा हुआ, लेकिन इंटरव्यू में नहीं कहता, पता होता है कि इस किस सवाल पे लोगों ने मुंह चढ़ाया था। अच्छा, गिविंग एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है, बुलाते हैं दिखाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन देख लो तुम मेरे काबिल है कि नहीं है। और कंपेयरिंग द एप्लीकेंट अगेंस्ट द, आप भी कंपेयर कर लें। एक चीज है गेटिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द एप्लीकेंट, तो क्या हर मालूमात हमें नहीं चाहिए, हमने जॉब करवानी है। क्या हाल है क्यों जी? अच्छा बच्चों, so if applicants pass the selection interview, most firms examine their background and check their references. Purpose of references is to dash, one is irrelevant, तीन सही है, एक irrelevant है। तो पहली बात क्या कहता है? कहता है कि जी जनरल जॉब कंडक्ट एंड असेस करंट जॉब मैच, ये तो मकसद होता है। रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस जॉब एंड क्रेडिट वर्दीनेस, ये भी होता है। Want to research applicants background including their legal history, को करप्शन ही ना की हो। अच्छा, want to research applicants family background include parents legal history, ये तो हम यहाँ तक तो नहीं जाते। क्या हाल है जी? किसी हद तक जाती है, फैमिली में कोई करप्ट आदमी तो नहीं है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इतनी चेक नहीं होती, दादा कौन था, अब्बा कौन था, ये इतनी ज्यादा रेफरेंसेस नहीं देखे जाते, थोड़ा बहुत बस कि मतलब उसके वालिद वाकई कोई जॉब करते थे नहीं करते थे, मदर कितनी थी, नानियां कितनी, ये चीजें नहीं है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, ए फर्म में रिक्वायर एंड एप्लीकेंट्स टू हैव अ टेस्ट टू इंश्योर ही और शी इज फिजिकली एंड मेंटली एबल टू परफॉर्म द, कौन सा, ये कौन सा टेस्ट है बच्चों? आप कह रहे हैं फिजिकल टेस्ट, लेकिन नॉलेज पता है क्या कह रहा है? नॉलेज कह रहा है मेडिकल चेकअप। हाँ, मेडिकल चेकअप में मेंटल एबिलिटी चेक होती है ना, फिजिकल टेस्ट में मेंटल एबिलिटी कहाँ चेक होती है? हाँ, मेडिकल में चेक हो जाती है, डॉक्टर देख लेगा कि सही सही बात करता है कि नहीं, रिफ्लेक्सेस वगैरह ठीक है। क्या हाल है जी? अच्छा बच्चों, अब आगे बात, which of the following statement about the training is most likely to be the foundation of the effective training policy? क्या हाल है बच्चों? मोस्ट लाइकली तो इफेक्टिव ट्रेनिंग पॉलिसी का, तो कहता है which of the following statement about training is most likely to be the foundation of an effective training policy? जी बच्चों, training can be an effective solution to some परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। ट्रेनिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, आपकी जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग इज अ कॉस्ट एंड नो क्वांटिफाइबल बेनिफिट, गलत बात है। पहले हम बेनिफिट देखते हैं कितने इसके। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग, बिना वजह तो ट्रेनिंग नहीं की जाती, बगैर किसी वजह के ट्रेनिंग करने को फायदा नहीं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द ग्रोथ और रियलाइजेशन of a person's ability and potential through provision of learn and educational experience which need the organization in future. ये क्या बच्चों? ग्रोथ, ये डेवलपमेंट है, ठीक है। प्लान एंड सिस्टमैटिक, ये होती है ट्रेनिंग। प्लान एंड सिस्टमैटिक बिहेवियर
events, program, instruction which enable individual to achieve the level of knowledge and skills and competency to carry out their work in effectively in current job. तो ये क्या है? ये ट्रेनिंग है. तो पहली ऑप्शन, पहले वाली डेवलपमेंट है, दूसरी वाली ट्रेनिंग. क्लियर बच्चों? अच्छा जी. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्रिएट मोर टैलेंटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स लीडिंग टू, बट वन ऑप्शन इज रॉन्ग. एक ऑप्शन गलत है और वो क्या है कि हायर प्रोडक्टिविटी देयरफॉर लोअर कॉस्ट ऑफ आउटपुट, लेस वेस्ट, सारा वेस्ट कम होता है, बेटर परफॉर्मेंस बाय एम्प्लॉइज इन देयर जॉब्स, कॉस्ट आउटवेट द बेनिफिट. यानी कॉस्ट ज्यादा आती है और बेनिफिट कम मिलता है, ऐसा तो नहीं होता. अच्छा जी. ट्रेनिंग इन द वर्कप्लेस इज अ मेथड ऑफ डेवलपिंग ऑफ एन इंडिविजुअल as well as the method of training. Workplace training is for जी बच्चों. तो ये किस लिए है? कहता है कि ये इसलिए है कि जो है ट्रेनिंग, वर्कप्लेस ट्रेनिंग कौन सी होती है बच्चों? जो ऑन दी जॉब होती है, जो ऑन दी जॉब होती है. तो इसमें क्या होता है? क्रिएट प्रेशर टू लर्न एंड डू, यानी फौरन सीखो और फौरन करके दिखाओ. क्या हाल है? और जो इट इज लर्निंग बाय डूइंग, एरर हिट द आउटकम. ये दो प्रॉब्लम इसमें होंगे. क्या क्या? ट्रेनिंग इन द वर्कप्लेस मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज मेथड ऑफ ट्रेनिंग. वर्कप्लेस ट्रेनिंग इज फॉर नंबर 1 टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. बिल्कुल ठीक है, इसके लिए भी हो सकती है. एंड लर्निंग बाय डूइंग है. इसमें से ये दो जो है इसके डिसएडवांटेजेस है और ये दो जो है इसके एडवांटेजेस है. अब सवाल क्या है? वो जरा सवाल पीछे रह गया कि हमें इसमें लिखना चाहिए था कि हमें इसमें से डिसएडवांटेज लेने हैं या हमें इसमें से एडवांटेज लेने हैं. तो उसके मुताबिक हमें तय करना चाहिए था. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इसके आगे लिखना था कि which of the following are disadvantages. इसमें से disadvantages कौन से हैं? क्लियर बच्चों? फिर सही है, बी और सी आंसर आप ले सकते. ठीक है जी. इसमें से ऐसे हुए कि जो भी काम करो फौरन करके दिखाओ. तो आपके पास मेमोराइज करने का टाइम ही नहीं, प्रेशर है. और दूसरा, गलतियां जो भी है वो हिट करेंगी किसको? आउटपुट को. लेकिन ये दो में टेक्निकल और प्रैक्टिकल है और लर्निंग बाय डूइंग है, ये इसके एडवांटेजेस. लिहाजा यहाँ ये लिखने के बाद ये ऑप्शन बनते हैं, बी और सी. अच्छा बच्चों. Dash is a process in which individuals are taught something specific. A training program should have a particular objective to teach the individual some theoretical or practical knowledge or to give individual new information or skills related to their work. जी बच्चों, तो ये क्या है? This is what we called, हम इसे ट्रेनिंग कहेंगे. ठीक है, उसके काम से मतलब. अच्छा जी. अब आ जाइए, पर्पस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग इज टू, सारे पर्पस है, एक गलत है. हेल्प न्यू रिक्रूट टू फाइंड देयर बेयरिंग्स. आपने बेयरिंग्स को जरा फिट कर ले, काम लेना है, ग्रीसिंग कर ले अपनी. बिगन टू सोशलाइज द न्यू रिक्रूट इन द कल्चर एंड नॉर्म्स. ये भी ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर एंड नॉर्म्स सिखाएंगे. सपोर्ट न्यू रिक्रूट इन द बिगिनिंग परफॉर्मेंस. ये भी सही है. अच्छा, टू मेक इजी इफ न्यू एम्प्लॉय वांट टू कंटिन्यू और एग्जिट. तो उसके लिए आसान बनाना, चाहे कंटिन्यू करे चाहे छोड़ के चला जाए. ला, इतनी मिनट से हायर किया और वो चला जाए तो लॉस हो गया हमारा. अच्छा बच्चों. डैश और डैश इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दैट इन्वॉल्व टू यूजर्स कंपनीज ओन एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज. अपने एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज की मदद से ट्रेनिंग दी जा रही है. इसको क्या कहेंगे? इन हाउस ट्रेनिंग या इंटरनेट. ठीक है. इंडक्शन भी हो सकती थी, लेकिन अगर ये होता है कि कोई नया बंदा आया है, द एक्टिविटी ट्रेनिंग इज कैरिड आउट बाय इंटरनल स्टाफ एंड एम्प्लॉइज,
तो हम इसको ज्यादा कहेंगे इंटरनल एंड इन हाउस ट्रेनिंग। अच्छा बच्चों, न्यू एम्प्लॉय होता है तो फिर इंडक्शन भी कह सकते थे। अच्छा, ये डैश इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड डूइंग वर्क दैट क्या है, और that augmented or augment an employee's skill set and prepare for growth। जी क्या है, ये डेवलप, ये फ्यूचर फोकस्ड होगी। अच्छा बच्चों, all the following one exception are clear benefit of training and development for an organization, which one is exception? जी बच्चों, देखिए सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जो बेनिफिट दिए गए ना वो दिए गए ऑर्गेनाइजेशन के। एक बेनिफिट ऐसा जो एम्प्लॉय के लिए होगा, क्या हाल है बच्चों, क्लियर बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, लेस नीड फॉर डिटेल सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है कि नहीं है। क्या हाल है बच्चों, इंप्रूव सक्सेशन प्लानिंग, अगली जॉबों के लिए बंदे तैयार करना, इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द स्टाफ के एम्प्लॉय जहां चाहे जॉब ढूंढ ले, जहां जाए। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है मैं कहूं कैसे तुम्हारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई है, इसका मतलब तुम्हें कहीं भी जॉब मिल सकती। तो हम इस मकसद के लिए ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं कि हमारे वर्कर हमसे ट्रेनिंग लें और फिर जहां चाहे चले जाए। अच्छा बच्चों, अब आगे मैटर्स आर रिलेटेड विद डैश। पहली बात ये, briefing the HR manager on relevant policies and procedures, condition of employment, sickness, holidays, introduce to recruit to key people। हाँ जी, कौन सा है जी ये, शाबाश, आपको यही समझ आ जाना चाहिए। HR मैनेजर से मिलाया, पॉलिसीज बताई, बीमारी की छुट्टी का तरीका बताया, उसके मुतालिका लोगों से मिलाया। कौन सी ट्रेनिंग है जी, ये है इंडक्शन ट्रेनिंग। नया नया बंदा आया है तो बजाय इसके कि उसे के नवा आया सोने, उसको लोगों से मिलाएं, उसे बताएं, ताकि ऐसा ना हो कल फिर वो एक लॉस्टेड काउ की तरह, लॉस्टेड काउ समझते क्वाची की तरह इधर उधर फिर रहा हो। बेहतर ये कि हम उसको बता दें यहाँ तुमने आना है, ये तुम्हारा मैनेजर है, ये तुम्हारा HR मैनेजर है, छुट्टी इस तरह मिलेगी। क्या हाल है, अच्छा बच्चों, दो ऑप्शन थे, क्या हाल है बच्चों, क्यों जी, नहीं यार, आर को खत्म कर देना चाहिए, चूंकि हमने जो रखे थे 32 के लिए एक ही रखा था, तो इज रिलेटेड है, ठीक है जी, तो इसको इज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दूसरे को ऑप्शन है नहीं यार, इंट्रोड्यूस प्रोसीजर, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, चलो ऑन द जॉब भी हम चूज कर लेते हैं। अच्छा, Mr. Salim is offered more of the roles, responsibility, authority, activity along the different hierarchical level in the CFE as he is now involved in planning। तो बताइए ये क्या है, ये जॉब इनरिचमेंट है, चूंकि उन्हें ऊपर की जॉब की चीजें दी जा रही, और ये वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ जॉब की। क्या हाल है बच्चों, बी एंड डी, उन्हें क्या किया जा रहा है, तो अथॉरिटी दी जा रही है, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, उन्हें प्लानिंग में शामिल कर दिया गया है, तो ऊपर की जॉब के फीचर नीचे आएगा। अच्छा बच्चों, गिवन द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, विच वन इज द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए कौन सा बेनिफिट है, शाबाश, क्यों जी, तो एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट है एबिलिटी टू कम्पीट मोर इफेक्टिवली इन द बिजनेस राइवल, ये एम्प्लॉयर के लिए। बाकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से स्किल्स बढ़ेंगी, उसके बंदे की तरक्की हो जाएगी, उसका करियर ग्रो कर जाएगा, ट्रेनिंग की डेवलपमेंट के साथ उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी इंडिविजुअल लेवल पे, उसे ज्यादा सेंस ऑफ मोर वैल्यूएबल एसेट लगेगा, अपने आप को अपनी वैल्यू बढ़ी हुई लगेगी, लेकिन दूसरों के साथ बहुत अच्छा मुकाबला करेगी बिजनेस। ये किसके लिए है, एम्प्लॉयर के लिए, ठीक होगा बच्चों। अच्छा, अब आगे बात, मिस्टर आतिफ इज गिवन ड्यूटीज एंड टास्क अक्रॉस द ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, बट इंश्योर दैट ही हैज टू कंप्लीट ईच जॉब A to Z पूरी जॉब वो करे, और उसको जो काम दिया गया वो सेम लेवल का दिया गया है, और वो कौन सा लेवल है, ऑपरेशनल लेवल। तो ये क्या है, जॉब, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ जॉब।
क्लियर बच्चों? अच्छा जी, someone who is on cash from their normal employer has been sent somewhere else temporary in order to do specific duties. तो उसे स्पेसिफिक ड्यूटीज दी गई हैं बच्चों, तो वो स्कैंडमेंट है, यानी अपनी जॉब से किसी दूसरी जगह भेजा गया कि जाओ यार ये करके आओ, तो अपने जॉब से हटके दूसरे किसी काम पे भेजा। अच्छा बच्चों, a boss who wants to develop individual will give the individual additional responsibility and delegate authority to the individual to make their own decisions. Individual will gain experience from additional authority and responsibility. ये कौन सी बात कर रहा है बच्चों? शाबाश, कौन सी बात कर रहा है जी? तो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम एडिशनल authority and will give accountable to their boss for how they are carried out the additional responsibility. क्या हाल है बच्चों? A boss who wants to develop individual give individual additional जिम्मेदारी, delegate करता authority to individual to make their own decision, क्या अपने फैसले करे। क्या हाल है बच्चों? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी प्रमोशन। क्या हाल है बच्चों? और क्या कह सकते हैं इसको? शेडोइंग। क्या हाल है बच्चों? जरा चेक करें, सही कह रहा हूं मैं? काम करता हूं वैसे तुम काम करो, और जैसे मैं फैसला करता हूं वैसे तुम काम करो। तो ये आर्जी प्रमोशन भी है और अपनी नकल करवाना भी, ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए हम कर रहे थे 38 is a plan of transfer of staff from one job to another job to increase task variety. एक जॉब से दूसरी जॉब पे भेजना, ये क्या बच्चों? ये जॉब रोटेशन, ये जॉब रोटेशन। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, given are the benefit of training for employer, which one is benefit of for employee? दोबारा वही सवाल आ गया, क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसका फायदा है? एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का? कॉस्ट कम होगी, ये किसका फायदा है? एम्प्लॉयर का। ठीक है जी। अच्छा, बेटर परफॉर्मेंस आएगी बाय एम्प्लॉय इन देयर जॉब, ये किसका फायदा है? अच्छा, लेस नीड फॉर क्लोज सुपरविजन, ये किसका फायदा है? करियर डेवलपमेंट होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, ये किसका फायदा है? ये एम्प्लॉय का। क्या हाल है बच्चों? सही होगी बात? अच्छा जी, अब बच्चों, dash is a practice of regularly transition all employees between different jobs to ensure that they gain the exposure of various departments of the company while learning and improving their skills. Job rotation, कि उन्हें हर जॉब के बारे में ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल हो जाए। क्लियर बच्चों? कोई चीज मुश्किल? चलिए, तो यहां पे हम